वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, शिमू की ब्लड लाइन चेक करने के लिए एक मैसेंजर आया था। वह शिमू की ब्लड लाइन को देखकर कहता है कि स्टोन मंकी ब्लड लाइन वाले लोग जिंदा रहते हुए मौत का इंतजार करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर शिमू शॉक हो जाता है। जिन फैमिली के होल मास्टर शिमू के ब्लड लाइन के बारे में सुनकर अपने प्लान को बदलने की बात कर रहे थे। मिस शिमू को समझाते हुए उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन शिमू तो कमरे के अंदर था ही नहीं। वो पीछे से आकर मिस शिव से कॉफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। तभी मिस जिनजेन वहां आकर शिमू को 2 पीस देती है। शिमू उनका शुक्रिया कर उनसे पूछता है कि शीटिंग और जिन फैमिली के बीच क्या दुश्मनी थी। मिस जिनजेन कहती है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो वो उसे नहीं बता सकती, लेकिन एक सीक्रेट रूम है जहां तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। यह कहकर वह उसे शीटिंग के सीक्रेट रूम तक ले गई, जहां शिमू को एक बुक मिलती है जिसमें स्टोन डिसीज को ठीक करने का सुराग मौजूद था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग पहाड़ों के बीच से शुरू होती है, जहां मास्टर जिनवो अपने काफिले के साथ तेजी से निकल रहे थे। वे चारों तरफ नजर गड़ाए हुए थे। तभी पहाड़ों के बीच में छिपे एक इंसान ने सामने की केव के अंदर हमला कर दिया, जिसके अंदर से कई बीस्ट बाहर निकलकर काफिले पर हमला कर देते और लोगों को मारने लगते। एक सोल्जर कहता है, 5th मास्टर रेड ब्लड बैट्स इस टाइम पर सोते रहते, ये अचानक कैसे जाग गया? मास्टर जिनवो कहते, गाड़ी के अंदर में कुछ भी गायब नहीं होना चाहिए। पहले कुछ लोगों को सिटी वापस भेजो। इन दरिंदों को रोकने के लिए कुछ लोग मेरे साथ यही रहेंगे। सोल्जर बात मानते हुए सिटी के लिए निकल जाते। मास्टर जिनवो हवा में जंप लगाकर थंडर ड्रैगनेट टेक्निक का यूज कर सभी पेट बीस्ट पर थंडर बरसाने लगते और तेज स्पीड में सभी बीस्टों को मारने लगते, जिससे काफिला आगे निकलने लगते। मास्टर जिनवो बीस्टों को मारते हुए वापस अपने घोड़े पर बैठ जाते और काफिले के पास जाने लगते। तभी उन बीस्टों का किंग वहां आकर एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिससे सभी लोगों को अपने कान बंद करने पड़ते हैं, जिसका फायदा उठाकर बीस्ट उन पर अटैक कर देते। कुछ लोग बीस्ट किंग पर हमला करते हैं, लेकिन बीस्ट किंग अपने विंग से एरो को रोक देता है और घोड़ा गाड़ी के घोड़ों में से एक की गर्दन उखाड़ देते है और गाड़ी को धक्का देकर पलट देता है। मास्टर जिनवो अपने स्वॉर्ड से थंडर अटैक करके बीस्ट किंग को पीछे फेंक देता है और तुरंत गाड़ी के अंदर झांकता है, जहां पिंजरे में बीस्ट के बच्चे बंद थे और सही सलामत थे। मास्टर जिनवो राहत की सांस लेते। तभी बीस्ट किंग उन पर एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिसकी शॉकवेव से गार्ड उड़कर पीछे गिर गए और मास्टर जिनवो के सिर में जोरदार दर्द होने लगा। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि उनका सिर एक्सप्लोड हो जाएगा। तभी कोई बीस्ट किंग पर हमला कर देता है। वह इंसान नीचे उतर कर कहता है, मैं आपकी मदद करता हूँ इस बीस्ट किंग को मारने में। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि शिमू के पिता शीटिंग थे। वे बीस्ट किंग पर हमला करने लगते। बीस्ट किंग उड़ते हुए मास्टर जिनवो पर हमला करने के लिए जाने लगता है। शीटिंग उन्हें सावधान करता है। मास्टर जिनवो एक पावरफुल थंडर बैरियर बनाकर उसे रोकता है। शीटिंग इसका फायदा उठाकर पीछे से बीस्ट किंग पर अटैक कर देता है। बीस्ट किंग इंजर्ड होने के कारण गुस्सा हो गया और दोनों पर दहाड़ लगाकर सोनिक अटैक कर देता है। मास्टर जिनवो अपने सिर पकड़ लेता है, लेकिन शीटिंग इस खतरनाक अटैक के बीच अपना अटैक तैयार करने लगता है। फिर हवा में जाकर एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है, जो बीस्ट किंग के आर पार हो जाता है। मास्टर जिनवो शीटिंग का धन्यवाद करते हुए अपना नाम बताता है और शीटिंग से उसका नाम पूछता है, लेकिन उसी वक्त उसे पेट्रिफिकेशन सिंड्रोम का अटैक आ जाता है। शिमू डायरी को पढ़ते हुए कहता है, मैंने उस रेड ब्लड बैट किंग को मारने में मदद की, लेकिन पुरानी बीमारी के कारण मैं बेहोश हो गया। ट्रेवलिंग डॉक्टरों के पास पेट्रिफिकेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। कई सालों की खोज के बाद मुझे एक पिल के बारे में पता चला, जिसका यूज मार्शल आर्टिस्ट अपनी क्विक को कल्टीवेट करने के लिए करते हैं। इससे मेरी डिजीज की बीमारी कंट्रोल तो हो गई, लेकिन इस पिल से बीमारी को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता था। मुझे बीमारी को खत्म करने के लिए मार्शल आर्टिस्टों के साथ दोस्ती बढ़ानी होगी, लेकिन मेरा किसी मार्शल आर्टिस्ट से जान पहचान नहीं थे, ना ही मैं इंपीरियल सेक्ट में शामिल हो सकता था। तभी मुझे जिन फैमिली के बारे में पता चला, जो फेंगचिंग में काफी रुतबा रखती थी। वे कई हट्स और एग्लेक्सियर का बिजनेस करती है। उनका बिजनेस 3 बॉर्डर स्टेट तक फैला हुआ है। यह पढ़कर शिमू कहते, रेड ब्लड बैट किंग का अचानक जाग जाना कोई आम बात नहीं है। शायद इसके पीछे डेड का हाथ था।
यह सुनकर जिन यूहान को काफी बुरा लग रहा था। उसके हिसाब से शीटिंग ने जिन फैमिली का फायदा उठाया, जिससे उसकी माँ को काफी बुरा फील हो रहा होगा। वह मिस जिन चेन को समझाते हुए कहती है, पिताजी की बीमारी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, उन्हें इलाज की जरूरत थी, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा। शिमू भी उदास था। वह डायरी को आगे पढ़ते हुए कहता है, जब शीटिंग को होश आया तो मास्टर जिन उसके पास आकर कहते, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। शीटिंग उठते हुए कहता है, मैं कहाँ हूँ? मास्टर जिन बताते हैं, ये फेंगचेक सिटी के जिन फैमिली का मेनोर है। मैं जिन फैमिली का 5वां बेटा जिन वू हूँ। शीटिंग उन्हें ग्रेड करके कहता है, मेरा नाम शीटिंग है और आप बता सकते हैं आखिर मेरे साथ क्या हुआ? मास्टर जिन बताते हैं कि हम दोनों ने मिलकर बैट किंग को मारा था, लेकिन उसके तुरंत बाद तुम बेहोश हो गए। तुम्हें पूरे 2 दिन हो गए बेहोश रहे। शीटिंग उनका शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। मास्टर जिन कहते हैं, शायद तुम किसी बीमारी से जूझ रहे हो, तुम अपनी बीमारी मत छुपाओ। शीटिंग बताता है कि मैं कई सालों से पेट्रिफिकेशन डिसीज से जूझ रहा हूँ, मुझे पता नहीं था कि यह बीमारी अचानक हावी हो जाएगी। जिन वो कहता है, कोई बात नहीं, हमने पहले ही तुम्हें स्प्रिट की पिल खिला दी है। अब से डिसीज अगले 10 साल तक तुम्हें परेशान नहीं करेगी और तुम्हारी एनर्जी का ब्लॉकेज भी हट गया। तुम्हारी पावर स्मूथली रन कर पाएगी। यह सुनकर शीटिंग खुश हो जाते है और कहते है, स्प्रिट की पिल तो काफी ज्यादा प्रीशियस चीज है, इसे तो रिच फैमिलीज भी मुश्किल से हासिल कर पाती है। मैं शीटिंग आपका दिल से आभारी हूँ। मास्टर जिन वो हंसते हुए कहता है, आपने अपने जीवन से जाल बिछाया है। अगर मैं आपको नहीं बचा पाता तो क्या यह आपकी किए गई मेहनत की बर्बादी नहीं होगी? यह सुनकर शीटिंग शौक रह गया। वह कहता है, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। मास्टर जिन वो उसके पास जाकर कहते, एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट अचानक सुनसान पहाड़ों में कैसे आया? और जो बैट किंग हमेशा गहरी नींद में सोया रहता था, अचानक हमला क्यों करेगा? क्या तुम्हें सच में लगता है हमारी जिन फैमिली बेवकूफ है? शीटिंग कहते है, जैसे मैंने सोचा था। 5th मास्टर की नजर काफी पेनी है। मैं जिन फैमिली की सेवा करने का मौका खोज रहा था। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे। मास्टर जिन वो कहते, एक बढ़िया मार्शल आर्टिस्ट को एक स्टोन डिजीज की बीमारी होना कितने दुख की बात है। मुझे डर है तुम ज्यादा काम के नहीं रहोगे और हमारा बोझ और बढ़ जाएगा। शीटिंग जवाब देता है, पहली बात, जब तक मैं जिन फैमिली में रहूंगा, मैं जिन फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, भले ही मुझे जान जोखिम में ही क्यों न डालनी पड़े। दूसरी बात, मैं यह जोखिम उठाने की हिम्मत रखता हूँ। सीधे एक्सप्लेन करूँ तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तीसरी बात, मेरी बीमारी ने कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। चौथी बात, अगर जिन फैमिली को मुझ पर दिलचस्पी न रहे तो वो मुझ पर स्प्रिट की पिल को बर्बाद नहीं करेंगे। मास्टर जिन वो शीटिंग की बात सुनकर कहता है, हिम्मत तो है तुम में, आखिर तुम्हें जिन फैमिली से क्या चाहिए? शीटिंग कहते, जिन फैमिली रेयर मेडिसिन और हर्ब्स का बिजनेस करता है और पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। मैं जिन फैमिली का फायदा उठाना चाहता हूँ। मैं अपनी स्टोन डिसीज की बीमारी का इलाज ढूंढ रहा हूँ। मास्टर जिन वो अपनी भुहें सिकोड़ कर कहता है, मेरे साथ आओ। शीटिंग ने अपनी डायरी में आगे लिखा था, पेट्रिफिकेशन सिंड्रोम ने अपनी एक अलग ही ब्लड लाइन बना ली, जिस कारण मेरी कल्टीवेशन में कई रुकावटें आई। लेकिन इसका एक यह फायदा भी है कि इस ब्लड लाइन वाले लोग कई बीस्टों को आसानी से सप्रेस कर सकते हैं। डोंगजोउ कॉन्टिनेंट में एक रेतीला इलाका है जहाँ एंशिएंट स्पिरिचुअल बीस्ट रहते हैं। एंशिएंट स्पिरिचुअल बीस्ट का एसेंस का यूज स्पिरिट पिल बनाने में एक जरूरी कच्चा माल है, लेकिन वहाँ रहने वाले बारबेरियन लोग इंसानों से काफी अलग रहते और इंसानों के साथ बिजनेस नहीं करते। अगर इनके साथ बिजनेस करने में कामयाबी हासिल हो जाए तो इससे होने वाले मुनाफे का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा पेट्रिफिकेशन सिंड्रोम के खिलाफ स्पिरिट इनहेंसिंग पिल का असर स्पिरिट की पिल के बाद दूसरे नंबर पर है। शिमो कहता है, मुझे इस सफर पर निकलना ही होगा। मिस शियो कहती, ब्रदर शिमो, डोंगजोउ के फोरबिडन एरिया में जाकर बारबेरियन से मिलीभगत करना और स्पिरिट बीस्ट और प्रीशियस ट्रेजर की तस्करी करना एक बहुत बड़ा अपराध था। जिन यूहान खड़ी होकर कहते, माँ ने भैया को जो 2 स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल दी थी, उसे पिताजी ने बारबेरियन के एरिया में रहकर स्पिरिट बीस्ट का शिकार करके रिफाइन किया था। मिस जिनजन कहती, स्पिरिट कंट्रोलिंग पिल कहाँ से आई, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। शीटिंग ने कभी इसके बारे में बात नहीं की। शिमू यह सुनकर डायरी को पन्ने पलटता है, जिससे एक नक्शा बाहर निकल कर नीचे गिर जाता है। जिन यूहान नक्शे को उठाती और शिमू से कहती है,
इस नक्शे में बना रेगिस्तानी इलाका बारबेरियन लोगों का इलाका है। शिमू डायरी आगे पढ़ते हुए कहता है, एक रहस्यमय इलाके में स्प्लिट फुट पाइथन से मेरा सामना हुआ। मेरे सभी साथी मौत के करीब थे। बारबेरियन गाइड यान सीरियसली इंजर्ड हो गया। मैं अकेले ही उस पाइथन से भिड़ गया और जैसे तैसे उसे हराने में कामयाब हो गया। गाइड यान ने उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद किया। शीटिंग ने उसे बताया कि उसे स्टोन डिसीज है, तो गाइड यान ने कहा कि उनके एंसेस्टर्स के अंदर स्टोन मंकी का ब्लड मौजूद था। एक दिन वे एक सीक्रेट रियलम में गए जहां उनकी स्टोन डिसीज ठीक हो गई। उनकी कई सीक्रेट्स पावर्स अवेकन हो गई। यह सब सिर्फ एंसेस्ट्रल ब्लड के कारण हुआ। यान ने कहा कि वह उसकी मदद कर सकता है। जिन यूहान यह सुनकर खुश हो जाती और कहती है, इसका मतलब आपकी जान बच सकती है। बारबेरियन लोगों के पास इसका इलाज है। मिस जिन जैन कहती है, डोंगजोउ का सीक्रेट रियलम 1000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। हमें साफ पता नहीं कि बारबेरियन लोग कहाँ रहते हैं। मिस शिव कहती है, यह नक्शा बारबेरियन लोगों को ढूंढने के लिए काफ़ी मदद कर सकता है, इसलिए उन्हें ढूंढने में ज़्यादा मुश्किलें नहीं होगी। जिन यूहान कहती है, डेड और बारबेरियन ने एक दूसरे को पहचानने के लिए कोई टोकन तो जरूर दिया होगा। वह दराज में से एक दांत का लॉकेट निकाल कर मिस जिन जैन को दिखाती है। मिस जिन जैन नाम में से हिलाते हुए कहती है, कंट्री को छोड़ने में होने वाली मुश्किलों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन इस विशाल कॉन्टिनेंट में बारबेरियन को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई को ढूंढने के बराबर है। मिस शिव शिमू से कहती है, ब्रदर शिमू एक बार फिर डायरी को देखो, शायद और कुछ लिखा हो। शिमू कहता है, नहीं है, ये आखिरी पेज है, आगे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिन यूहान कहती है, शायद इसलिए डेड आखिरी बार 3 बॉडी स्टेट पर गए ताकि वह उस सीक्रेट रियलम को ढूंढ सके, लेकिन उसी वक्त यह कहते हुए वह चुप हो जाती है। मिस जिन जैन काफी उदास थी। वह कहती है, लगता है आज की खोजबीन बेकार नहीं गई, हमें एक रास्ता मिल गया। अब हम आराम से आगे का प्लान बना सकते हैं। अब हमें वापस चलना चाहिए। यह कहकर तीनों लड़कियां वहां से चली जाती है, लेकिन शिमू वही रहता है क्योंकि उसे बाकी की इन्फॉर्मेशन को भी देखना था। मिस जिन जैन रुक कर शिमू से कहती, क्या उसने डायरी में मेरा जिक्र किया था? शिमू मना कर देता है। यह सुनकर मिस जिन जैन चली जाती है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है। वो हुआ एक वाइन शॉप के पास रुका। वाइन शॉप के अंदर जिन तियान पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो हुआ उसके पास जाकर कहते, ब्रदर जिन, अकेले बैठकर वाइन पीना कितना उबाऊ है, चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। जिन तियान कहता है, तुमने जो कहा मैंने उस बात पर सोचा। जिन फैमिली में या तो मैं रहूँगा या वो हुआ कहता है, तो तुम क्या कर लोगे? वो नंबर 1 मार्शल डिसाइपल है। जिन तियान गुस्से में कहता है, नंबर 1 मार्शल डिसाइपल? वह हंसने लगता है और आगे कहता है, वो अब बेकार इंसान बन गया है। अब वो ऐसा कुत्ता है जिसे जिन फैमिली ने पहले ही छोड़ दिया है। मैंने मन बना लिया है, मैं उसे मार डालूंगा। सीन शिफ्ट होता है। शिमू शीटिंग की इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए मन में कहता है, यह किताबों में पेट्रिफिकेशन के बारे में जो उपाय लिखे हैं वह बहुत नॉर्मल है। वाइट एप के सिखाए तरीके के सामने यह कुछ भी नहीं है। जब भी मैं मेडिटेट करता हूँ मुझे अपने शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है, जैसे कि मैं जल्द ही अपने पावर्स को पूरी तरह अवेकन कर लूँगा। यह कहकर वह एक पिल बोतल बाहर निकालता है और कहता है, यह जगह काफ़ी शांत है। देखता हूँ यह कल्टीवेशन करने से मैं अपनी सीमाओं को पार कर पाता हूँ या नहीं। यह कहकर वह एक गद्दे के ऊपर बैठ जाता है। तभी उसे गद्दे के अंदर 3 खत मिलते हैं। वह उनमें से एक खत को पढ़ने लगता है जिसमें शीटिंग ने लिखा था, यह मेरे प्रिय पुत्र शिमू के लिए। जिन फैमिली ने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जान को दांव पर लगाकर मेडिसिन पर कब्जा कर रखा है। मैं उनके चंगुल से निकलना चाहता था, लेकिन जिन फैमिली के पास एक मिस्टीरियस कल्टीवेटर है जो दिन रात मुझ पर नजर रखता है। मेरी बीमारी के कारण मैं अपने पावर्स को नहीं बढ़ा पाया। उस कल्टीवेटर से छुटकारा पाने के लिए एक लंबे प्लेन की जरूरत होगी। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। तुम्हारी बीमारी को देखते हुए मैंने एक मार्शल आर्ट मास्टर को शिकवान विलेज भेजने के बारे में सोचा ताकि वो तुम्हें ट्रेनिंग दे सके। शिमू गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए कहते, तो इस कोल्ड एबिस के पीछे जिन फैमिली का हाथ है। जरूर जिन फैमिली को डेड के इरादों की भनक लग गई होगी, इसलिए उन्होंने कोल्ड एबिस को मुझ पर हमला करने के लिए भेज दिया। शिमू दूसरा खत खोल कर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था, यह मेरी जिन के नाम। मेरे और जिन फैमिली के बीच केवल स्वार्थ का रिश्ता था। हम दोनों एक दूसरे के कर्जदार नहीं है, पर तुम्हारे और उस जेड कंगन के साथ मेरा गहरा लगाव है।
जिसने हमें एक ही बंधन में बांध दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मेरे दिल को तुम बखूबी समझती होगी। मेरी बातें अधूरी रह जाई, लेकिन मेरा प्यार सच्चा है। मेरा आगे का सफर खतरों से भरा है। अगर सेफली वापस लौट आया तो पूरी ईमानदारी से तुम्हारे साथ रहूंगा। शिमू कहते उनके और आंटी जेन के बीच कई साजिशें थी। भले ही वह सब बताना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। यह खत छिपा कर रखे थे ताकि कोई इन्हें देख न सके, पर फिर भी मुझे ये आंटी जेन तक पहुंचाने होंगे। शिमू तीसरा खत पढ़ता है, जिसमें लिखा था, ये मेरी प्यारी पत्नी का नाम। मैंने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें इतनी कम उम्र में खो दिया। उन दिनों की पुरानी यादें, जब हमने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खाई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं आज इस तरह बेबस होकर दुनिया में अकेला रह जाऊंगा। अगर मेरा अगला जन्म हुआ तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगा। शिमू खत पढ़ने के बाद कहता है, मरने से पहले जो इंतजाम किए गए थे उसने मेरी जान बचा ली। सच तो यह है कि मेरा आप पर कोई कर्ज नहीं है, लेकिन मेरी माँ और आंटी जेन के लिए। खैर छोड़ो, जो चला गया है उससे नफरत करना या समझौता करना अब दोनों ही बेमानी है। यह कहते हुए शिमू उन खतों को जला देता है। फिर वह गद्दे पर बैठकर एक पिल बाहर निकाल कर कहता है, अच्छा हुआ उस लड़की की दी गई स्पिरिचुअल एनर्जी सीड मेरे पास है। शिमू उस पिल को खा लेता है। फिर वह अपने सोल सीक में पहुंच जाता है, जहां वह फिर से मंकी के फॉर्म में था। वह चांद की तरफ जाते हुए कहता है, जब से व्हाइट एप बिना कारण मेरे सपनों में आने लगा है, हर रात इसके साथ चांद की एनर्जी से प्रैक्टिस करने पर ऐसा लगता है मेरी अपनी क्वी भी धीरे धीरे शरीर के अंदर जमा होने लगी है। यह कहकर वह चांद की एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। शिमू अपनी आंखें खोल लेता है। उसकी आंखों में गोल्डन लाइट दिखाई देती है। शिमू कमरे से बाहर निकलकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और सामने दिख रहे चांद से एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। कुछ देर एनर्जी अब्सॉर्ब करने के बाद शिमू की आंखें इवॉल्व हो जाती है। वह छोटी से छोटी चीज भी बड़ी आसानी से देख पा रहा था। शिमू शौक में कहता है, अरे ये क्या, मैंने सेंस ऑफ की को अंडरस्टैंड कर लिया है। क्वी एनहेंसिंग एलेक्सियर फ्रूट वाकई प्रभावशाली है। सेंस ऑफ क्वी को अंडरस्टैंड करने से मेरी पावर्स इतनी बढ़ जाएगी, मैंने सोचा नहीं था। अपनी आईसाइट के अलावा मुझे देखना होगा कि क्या मेरी बाकी की इंद्रियों में भी कोई सुधार हुआ है या नहीं। इसी सीन के साथ हमारी यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।